हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नासरुद्दीन महमूद के बारे में। किसके बारे में? नासरुद्दीन महमूद के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आइए, हमारा आज का हेडिंग होगा नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद के बारे में। ठीक है, चलिए आइए, किसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं? नासरुद्दीन महमूद के बारे में बताने जा रहे हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? ठीक है, 1246 से 65 तक था। ठीक, कब से कब तक था? 1246 से लेकर के 1265 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, तो चलिए आइए कुछ यूं शुरुआत करते हैं इसकी कहानी का। इसके पहले जो शासन सत्ता संभाल रहे थे उनका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या नाम था? अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक, आइए कुछ इनके पृष्ठभूमि के बारे में हम जान लेते हैं। जो अलाउद्दीन मसूद शाह थे, जब ये शासन कर रहे थे, इस समय बलबन का उत्कर्ष का काल चल रहा था। बलबन ने क्या किया कि एक अफवाह फैला दिया। कब? जब अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की गद्दी पर शासन कर रहे थे, बलबन ने यह अफवाह फैला दिया कि कुछ समय बाद मंगोल और राजपूत ये लोग दिल्ली पर आक्रमण करने वाले हैं। ठीक, इसी समय सारे तुर्क अमीरों का ध्यान भटका करके नासरुद्दीन महमूद की मां के साथ एक षड्यंत्र रचते हैं और उस षड्यंत्र के तहत अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बना करके जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, कुछ समय बाद अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे? नासरुद्दीन महमूद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, अब हम बात करेंगे नासरुद्दीन महमूद की। ठीक है, चलिए, नासरुद्दीन महमूद के बारे में तो कहानी कुछ यूं स्टार्ट होती है इसकी कि नासरुद्दीन महमूद जो था ये इल्तुतमिश का पौत्र था, मतलब बेटे का बेटा था। ये शमसी वंश का अंतिम शासक था। जो इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना किया था, उस वंश का ये अंतिम शासक था। हालांकि गुलाम वंश का तो था ही। ठीक है, ममलूक वंश था, गुलाम वंश था। ठीक, शासक बनने से पहले को नासरुद्दीन महमूद जो था, ठीक है, ये शासक बनने से पहले, शासक बनने से पहले, ठीक है, ये बहराइच का हकीम रह चुका था। हकीम रह चुका था। तो आपसे एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो शासक बनने से पहले वो बहराइच का हकीम था? तो आपका क्वेश्चन क्या निकल के आएगा? आंसर, नासरुद्दीन महमूद जो था वो राजा बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले ये बहराइच का हाकिम था। ठीक है, जिस समय ये हाकिम का कार्य कर रहा था उसी समय इसने अपने कार्य कुशलता के साथ तुर्क अमीरों को इतना प्रभावित किया था कि तुर्क अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद इसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाना उचित समझा। ठीक है, तो नासरुद्दीन महमूद का, ठीक, इसका राज्याभिषेक कब करते हैं दिल्ली के अमीरों ने? 27 मई 1246 को। 27 मई 1246 को हरे महल, ठीक है, हरे महल दिल्ली में पड़ता है, इसका सिंहासनारोहण हुआ।
रोहड़ हुआ। ठीक है, समझ गए। ये हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नासरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, उसका सिंहासनारोहण कब हुआ। तो 27 मई 1246 को नासरुद्दीन महमूद का दिल्ली में सिंहासनारोहण हरे महल में हुआ था। ठीक, कहा जाता है कि जो नासरुद्दीन महमूद था ये संत स्वभाव का था। ठीक, ये संत स्वभाव का था। इसका प्रशासन में मन नहीं लगता था। ज्यादातर नासरुद्दीन महमूद जो था ये धार्मिक कार्यों में अपने आप को बिजी रखना चाहता था। या तो वो नमाज पढ़ता था, ठीक, या तो वो नमाज पढ़ता था, या तो धार्मिक के कार्यों में नासरुद्दीन महमूद जो था वो हमेशा उलझा हुआ होता था। ठीक है, खाली समय में नासरुद्दीन महमूद ही दिल्ली सल्तनत का वो शासक था जो खाली समय में ये कुरान की नकल करता था, कुरान की आयतें लिखता था और उन आयतों को ये बेच करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। ये वही शासक है जिसने कुरान की नकल की थी। ठीक, अगला पॉइंट हमारा एग्जाम के बेस से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने कुरान की नकल करता था और उसे बाजार में बेचकर परिवार का लालन पालन करता था, पोषण करता था, पोषण करता। ठीक है, तो आपके एग्जाम के बेस से एक पॉइंट ये हो गया है। हम पॉइंटों पे बात करेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है और उन्हीं पॉइंटों को आपको याद रखना है। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो कुरान की आयतें लिख करके उन्हें बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो वो शासक नासरुद्दीन महमूद था। नासरुद्दीन महमूद ही वो शासक था जो कुरान की आयतें, कुरान की नकल करके, ठीक है, अपना जीवन यापन करता था। कहा जाता है कि नासरुद्दीन महमूद जो था ये एक अच्छा सुलेखक था। ये एक अच्छा सुलेखक था। कौन? नासरुद्दीन महमूद। उस समय के जो प्रमुख इतिहासकार थे जिनका नाम था मिनहाजुद्दीन सिराज। क्या नाम था? मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है, इतिहासकार 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 मिनहाजुद्दीन सिराज, इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज नासरुद्दीन महमूद को दिल्ली का एक आदर्श सुल्तान कहा था। ठीक है, ये वही शासक है नासरुद्दीन महमूद जिसको उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने इसको दिल्ली सल्तनत का एक आदर्श सुल्तान कहता था। ठीक है, चलिए, नासरुद्दीन महमूद जो था यह समझ चुका था कि इल्तुतमिश के बाद के और अभी तक के जितने भी शासक थे, जिन जिन लोगों ने तुर्क अमीरों का विरोध किया है, या तो उन्हें शासन सत्ता से हटा दिया है या फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि इसी भय से इसने जो उस समय तुर्क सरदार के जो अमीर थे जिनका नाम था बलबन,
एक दिन इन्होंने बलबन को अपने पास बुलाया। ठीक है, इस समय नासरुद्दीन महमूद के समय में जो तुर्क सरदारों के जो प्रमुख थे जिनका नाम था बलबन, नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपने पास बुलाता है और उन्हें शासन सत्ता संभालने के लिए कहता है। ठीक, क्योंकि उस समय ठीक नायब के पद पर बलबन कार्य कर रहा था। इसके पहले बलबन जो था वो अमीर हाजिब के पद पर कार्य कर रहा था। क्योंकि नासरुद्दीन महमूद को कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर, क्योंकि इसके पहले भी शासन सत्ता के खिलाफ तुर्क अमीरों ने ठीक हत्याएं करते आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी शासन प्रशासन की सारी जिम्मेदारी बलबन को सौंप करके और अपने को मुक्त कर लिया। अब शुरू होता है बलबन के उत्कर्ष के बारे में, आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बलबन का उत्कर्ष। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम बलबन के उत्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। बलबन शुरुआती दिनों में अमीर हाजिब के पद पर था। अमीर हाजिब पद वो पद था जो दिल्ली सल्तनत का उस समय प्रमुख पद माना जाता था। लेकिन कुछ समय बाद जब बलबन को सारी जिम्मेदारी नासरुद्दीन महमूद ने सौंप दिया, तो नासरुद्दीन महमूद के साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद फिर नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को नाइब का पद दे दिया। नाइब के पद के साथ साथ ही बलबन को नासरुद्दीन महमूद ने उलुग खान की उपाधि भी देकर के दिल्ली सल्तनत की सारी जिम्मेदारी किसे सौंप दी? बलबन को सौंप दिया गया। ठीक है, चलिए जब बलबन नायब के पद पर कार्य कर रहा था, उसी समय इसके विरोधी जो भारतीय मुसलमान थे जिनका नाम था इमामुद्दीन रेहान। ठीक है, क्या नाम था? इमामुद्दीन रेहान। बलबन के प्रमुख विरोधी, बलबन के प्रमुख विरोधी इमामुद्दीन रेहान। बलबन के प्रमुख विरोधी कौन थे उस समय? इमामुद्दीन रेहान। बलबन ने इस समय तक 2 पदों पर कार्य कर चुका था। नंबर 1 अमीर हाजिब, अमीर हाजिब, दूसरा नाइब के पद पर कार्य कर रहे थे। ठीक, इसी समय जो एक भारतीय मुसलमान थे जिनका नाम था इमामुद्दीन रेहान। इमामुद्दीन रेहान बलबन के प्रमुख विरोधी गुटों में से एक थे। इन्होंने क्या किया कि सुल्तान को अपने पक्ष में चालाकी से करके और बलबन के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इमामुद्दीन रेहान ने सुल्तान को अपने पक्ष में करने के बाद बलबन को नायब के पद से ये हटवा देता है। जब बलबन को नायब के पद से इमामुद्दीन रेहान के द्वारा हटवा दिया जाता है, तो बलबन बिना कुछ सोचे समझे सुल्तान उसे आदेश देते हैं कि आप हांसी चले जाइए, और हांसी के बाद फिर बलबन बिना कुछ सोचे समझे वो नागौर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक, बलबन पहले हांसी गया, फिर पहले हांसी के इक्तादार बने, हांसी के, और उसके बाद नागौर के, ठीक। इसी समय जो तुर्की सरदार थे वो भारतीय मुसलमान की सत्ता को ज्यादा दिनों तक स्वीकार नहीं कर पाए। किसी न किसी तरीके से बलबन के पास ये संदेश भिजवाया गया कि आप आइए और नायब के पद को पुनः संभालने की। ठीक है, तुर्क अमीरों के बुलाने पर बलबन नागौर से दिल्ली के लिए चल पड़ते हैं।
बीच में बलबन ने अपने इरादे बदल दिए और इमामुद्दीन रेहान को सजा देने के लिए ठान ली। लेकिन उसके तुर्क अमीरों के समझाने पर बलबन ने ये युद्ध के बारे में सोचना छोड़ दिया। जब बलबन दिल्ली पहुंचा, फिर से सुल्तान को अपने पक्ष में किया। पक्ष में करने के बाद नायब का पद फिर से बलबन को प्राप्त हो गया। बलबन ने नायब के पद पर रहते हुए कुछ प्रमुख कार्य किए और इमामुद्दीन रेहान को बदायूं का इक्तादार बना दिया गया, बदायूं भेज दिया गया। इसी समय बलबन ने सुल्तान से छत्र प्रयोग करने की अनुमति मांग लेता है और सुल्तान नासरुद्दीन महमूद उसे छत्र प्रयोग करने की अनुमति दे देते हैं। अब बलबन अपने दरवाजे पर हाथी घोड़ा रखना शुरू कर दिया, एक तरीके से कि 95% बलबन क्या हुआ, सुल्तान की राजशाही शासन सत्ता धारण करना शुरू कर दिया। जब बलबन नायब के पद पर था, कब? जब बलबन नायब के पद पर था तो इसने उस समय कुछ प्रमुख कार्य किए थे, जैसे विरोधी तुर्क अमीरों का दमन किया था जो इमामुद्दीन रेहान के पक्ष में बलबन को हासी और नागौर जाने के लिए मजबूर किए थे। तो बलबन जब दूसरी बार नायब बनता है तो इन्हें कठोर से कठोर दंड देता है। ठीक, नायब के पद पर प्रमुख कार्य, बलबन के नायब के पद पर प्रमुख कार्य। ठीक, उन कार्यों में से पहला कार्य ये था कि इसने तुर्क अमीरों को, ठीक, विरोधी तुर्क अमीरों का दमन किया। ठीक है, क्या किया? विरोधी तुर्क अमीरों का दमन, विरोधी तुर्क अमीरों का दमन, विरोधी तुर्क अमीरों का दमन किया। कब किया? जब दूसरी बार नागौर से वापस आने के बाद सुल्तान को अपने पक्ष में जब कर लिया तो उस समय इसने जो इमामुद्दीन रेहान के पक्ष में जो तुर्क अमीरों ने उसका साथ दिया था, उसने विरोधी तुर्क अमीरों का दमन किया और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा के लिए प्रबंध किया। ठीक है, हिंदू राजाओं की शक्ति को भी रोकने का प्रयास किया। ठीक, कुछ समय बाद अचानक नासरुद्दीन महमूद की 1265 में मृत्यु हो जाती है। महमूद की मृत्यु कब? 1265 में। ठीक, 1265 में अचानक इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इस नासरुद्दीन महमूद से आपके एग्जाम में सिर्फ 3 क्वेश्चन बनेंगे। 3 क्वेश्चन के लिए हमने ये पूरा तैयार किया। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो कुरान की आयतें लिख करके उन्हें बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था? तो वो नासरुद्दीन महमूद था जो कुरान की आयतें, कुरान की नकल करके उन्हें बाजार में बेच करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। ठीक, तो वो कौन है? वो नासरुद्दीन महमूद है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा, दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसे कहा जाता है? ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली का आदर्श सुल्तान नासरुद्दीन महमूद को कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन अगर बन सकता है तो तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का एक आदर्श सुल्तान किसने कहा था? तो उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने नासरुद्दीन महमूद को कहा था। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? नासरुद्दीन महमूद शासक बनने से पहले कहाँ का हकीम था? तो वो बहराइच का हकीम था। ठीक,
बस इतने ही 3-4 क्वेश्चन नासरुद्दीन महमूद से अभी तक पूछे जा चुके हैं और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए फटाफट रिपीट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आपको बताना है दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने कुरान की आयतें लिख करके उन्हें बाजार में बेचा करता था और उससे जो आय होती थी उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था? तो नासरुद्दीन महमूद था। दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान किसे कहा जाता है? नासरुद्दीन महमूद को कहा जाता है। नासरुद्दीन महमूद को किसने दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहा था? मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कहा था। ठीक है। ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो राजा बनने से पहले वो हकीम का कार्य किया करता था? तो नासरुद्दीन महमूद था, बहराइच का हकीम था। ठीक है। इसकी मृत्यु, नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1265 में अचानक हो गई थी। ठीक है। तो बस ये 3-4 पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। इसी के लिए ठीक 1 2 3, इसी में एक ये 4। ठीक, बस 4 ही क्वेश्चन है जो आपके इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम बलबन के बारे में जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।